हेलो। मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं ट्रिपल आईटी सी सिटी से सीएससी में बीटेक कर रहा हूँ। मेरी मेंस की रैंक 34,000 है और मैं गैस सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो हम लोग जो चैप्टर आज कंटिन्यू कर रहे थे उसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। और इस चैप्टर में अभी तक हमने बेसिक्स पढ़ लिया था। अभी हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे विद क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। सो बेसिकली अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन, तो जैसे कि हमारे पास एनसीईआरटी में चैप्टर एंड पे एक एक्सरसाइज दी हुई है, तो वो हम करेंगे, ठीक है। ये हमारे को यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है। तो बेसिकली आज हम हमारा यही रहेगा कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से 19 तक आज कंप्लीट करेंगे। अच्छे से सब कुछ डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हुए चैप्टर एक्सरसाइज, ठीक है। तो जो हम लोग का पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Cr3 प्लस, Pm3 प्लस, CO3 प्लस, Ce प्लस, CO2 प्लस, Lu2 प्लस, Mn2 प्लस और थोरियम प्लस 4 प्लस, ठीक है। तो हमारे को जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का बोला जाता है, तो हम लोग का सबसे बेसिक तरीका क्या होता है कि हम एनर्जी टेबल बनाते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14। मतलब ये तुम्हारा टेबल ऐसे बनता है, ठीक है। 5s2, 5p6, 5d10, 5f14। अब यहाँ से क्या होता है ना कि इसका आगे एलिमेंट फॉर्म नहीं होता, तो हमारा इसका डिक्रीजिंग स्टार्ट होता है। 6s2, 6p6 और 6d10, 7s2, ठीक है। एक्चुअली 6p6 भी नहीं होता। और 5f14, मतलब 5f14 बहुत रेयर केसेस में यूज होता है। तो हमें 6p6 रख सकते हो वैसे, आपको दिखाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्रोमियम क्या होता है? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, ठीक है। और हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलने जा रहा है। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, ठीक है। और हमें बोल रहा है कि क्रोमियम 3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्रोमियम का हम नॉर्मल कन्फिग्रेशन लिखे तो क्रोमियम का नॉर्मल कन्फिग्रेशन क्या आता है? आर्गन, ठीक है। आर्गन Vd5 4s1, ठीक है। तो ये अपना क्रोमियम का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, वो मतलब क्रोमियम 3 प्लस स्टेट में अगर हमारा 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है, ठीक है, इसमें हमें माइनस करना होगा। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो सबसे बाहर वाला शेयर अपना कौन सा है? 4s, ठीक है। 4s सबसे बाहर पड़ता है, तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो निकलेगा 4s से। तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकलवा दे रहे हैं, तो ये 4s पे 0 हो गया। अब 3D में 5 में हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो हमारे जैसे निकलेगा 3D5 से हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्रोमियम 3 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सिमिलरली ये हमारा क्रोमियम 3 प्लस का हुआ, ठीक है। काफी आसान तरीके से समझाया मैंने। ऐसा नहीं है, मतलब आपको बेसिक स्टार्टिंग तो आपको इससे करना है कि आप ये इस रूल से आगे जाओ, ठीक है। इस रूल से आप मतलब जो नॉर्मल एलिमेंट है उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो, और फिर उसके बाद n+l रूल लगाओ, देखो कि कौन सा एलिमेंट का सबसे ज्यादा एनर्जी है। जिस एलिमेंट की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी सबसे वो बाहर का शेल होगा, और फिर उसी से इलेक्ट्रॉन निकलेगी, ठीक है। तो ये हमारा मतलब फंडामेंटल बेसिक्स है, ठीक है। फंडामेंटल है ये सब। और कंसिडरिंग कि आपने डी एंड एफ ब्लॉक के पहले एस ब्लॉक किया होगा, ठीक है। कंसिडरिंग कि आपने एस ब्लॉक किया होगा और पी ब्लॉक किया होगा, तो आप काफी ज्यादा अंडरस्टैंड करते होंगे कि आपका यहाँ से एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैं उस चीज को कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे। एक्चुअली मैंने भी वन ऑफ द वीडियोस में इस चीज की जिक्र की है, ठीक है। तो आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम ऑन दैट। हम इसके अलावा हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सिमिलर मेथड में हम अगर देखें तो Pm3 प्लस में क्या होगा कि जेनॉन 4f7, ठीक है। ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है पीएम की। यहाँ पे पीएम की जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है पीएम की, वो होती है हाफ फिल्ड एफ ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड
एफ और वाई टाइप, ठीक है। तो ये हमारी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होती है पीएम की, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम आगे ऐसे चलें, एक मिनट मैं सबकी इरेज करूँ तो स्पेस बना लेता हूँ, विजुअलाइजेशन इजी हो जाती है। ऐसे कंजस्टेड में आपको समझ नहीं आएगा, तो स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली कॉपर का हम क्या जानते हैं, कॉपर का होता है 29, मतलब कॉपर का जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है अपना Cu आर्गन 18 3d10 4s1, ठीक है। ये 29 होता है, ऐड भी करके देखो तो तुम्हारे को 29 मिलेगी, और हमें Cu+ का निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा था। अब हमारे को करना है, हमारे को अब निकालना है Ce4+। Ce4+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जेनॉन 4f4, ठीक है। सी का होता है जेनॉन 4f4, ठीक है। और इसमें से हमें 4+ चाहिए, तो हमारा क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जेनॉन ओनली, ठीक है। तो ये अपना क्या बोलते हैं, नोबल गैस स्टेट में आ गया यहाँ पे, ठीक है। फॉलोड विथ कोबाल्ट। कोबाल्ट हम जैसे जानते हैं, कोबाल्ट हमारा आता है आयरन के बाद, मतलब 27th नंबर पे, ठीक है। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d7 4s2, ये अपना आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो यहाँ सी आर्गन कोबाल्ट का जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, हमें कोबाल्ट 2+ निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए तो ये 0 हो गया, तो मतलब आर्गन 3d7, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया। अब हमारा आ गया है ल्यूथेनियम। तो ल्यूथेनियम का हमने ऊपर देखा था, तो ल्यूथेनियम 2+ का जो नॉर्मल होगा तो उसमें हमारा क्या होगा, 5d3 होता है, ठीक है। हाफ फिल्ड होता है ये भी, 5d, सॉरी हाफ फील्ड नहीं होता एक्चुअली, डी में 10 होता है ना, तो ये हाफ फील्ड नहीं रहता, इसका एफ फुल फील्ड रहता है, हाँ। तो ये वो ल्यूथेनियम, ल्यूथेनियम एक्टिनॉइड नहीं, ये लैंथेनॉइड सीरीज में आता है, ठीक है। लैंथेनॉइड सीरीज का पहला दूसरा एलिमेंट है लैंथेनॉइड में, ये पहला एलिमेंट है ल्यूथेनियम, ठीक है। तो नहीं, ये तीसरा एलिमेंट है एक्चुअली, ठीक है। फिर हमारे को आता है Mn2+। एम एन के 10 से जानते 25 होता है, तो 3d5 4s2, तो 4s2 से 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तो तुम समझ रहे होगे। थोरियम 4+ का, थोरियम 4+ और क्या बोलते हैं, पीएम थोरियम, वो ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जेनॉन आ रहा है, यहाँ पे रेडियन आएगा, ठीक है। रेडियन और जेनॉन, तो उसके जो ऊपर नीचे एकदम एलिमेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सेम स्ट्रक्चर एज कॉन्फ़िगरेशन एज पीएम का रहता है, वैसे थोरियम का होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि वाई आर Mn2+ कंपाउंड मोर स्टेबल देन Fe2+, ठीक है, टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन टू देयर +3 स्टेट। क्या बोल रहा है कि Mn2+ का कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, Mn2+ के जो कंपाउंड होते हैं वो ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाते हैं Fe2+ से, ठीक है, व्हेन कन्वर्टेड टू +3, मतलब तो हमें ये बोला कि Mn2+ है, ठीक है, और Fe2+ है, तो Mn2+ ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू Fe2+ व्हेन कन्वर्टेड टू क्या बोलते हैं +3 स्टेट। ये इसको हम लोग +3 स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, तो Mn2+ कन्वर्ट नहीं होता, क्यों, देखो Mn2+ का हमने कॉन्फ़िगरेशन क्या देखा, Mn2+ का कॉन्फ़िगरेशन था आर्गन 3d5, वेर एज Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या था तुम्हारा, आर्गन 3d6 होता है, ठीक है। तो ये अपना 3d6, ठीक है। और Fe3+ का क्या होगा, आर्गन 3d, तो यहाँ वो हाफ फील्ड है, ठीक है, Mn2+ पे, और यहाँ ये हाफ फील्ड है, पर यहाँ पे ये हाफ फील्ड नहीं है, तो ये क्या बोलते हैं, ये दोनों के कंपेरिजन में ज्यादा अनस्टेबल है, अनस्टेबिलिटी में ज्यादा Fe2+ है, अनस्टेबिलिटी की ऑर्डर देखो, अनस्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये तुम्हारे को इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, और बेसिकली यही एक चीज है जिसके कारण Mn2+ Mn3+ स्टेट में नहीं जाता, क्योंकि वो उसकी स्टेबिलिटी टूट जाएगी और काफी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी, आयनेशन एनर्जी लगेगी उसको +3 स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। तो मतलब तुम अगर बेसिकली अंडरस्टैंड कर रहे हो तो तुम देख रहे हो कि कितने फंडामेंटल मतलब लग रहे हैं यहाँ पे,
कितने फंडामेंटल चीजें हैं। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn2+ is CD5, इट इज अ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, hence hence stable, ठीक है। देखो the third ionization enthalpy is very high, that is the third electron can't be lost easily. Electronic configuration of Fe2+ is 3d6, it can lose electron easily to achieve a stable configuration, that is 3d5, ठीक है। अब हमारे सारा 8.3 क्वेश्चन है। 8.2 हमारा हो गया। 8.3 में पूछा है एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ +2 स्टेट बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। देखो, here after losing +2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम J ऑर्बिटल, ठीक है। मतलब J ऑर्बिटल एक्चुअली यहाँ पे रिजेंबल कर रहा है जो तुम्हारा क्या बोलते हैं आई ये वेक्टर्स होते हैं ना, तुम थोड़ा सा मतलब ये डीप का है, तो तुम ऐसे समझो द 3D ऑर्बिटल गेट ग्रेजुअली ऑक्युपाइड विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जो 3D ऑर्बिटल होता है ना अपना ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, उनमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अकम्पनी करते हैं एटॉमिक वेट के कारण। सिंस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल इंक्रीजेस, 3D ऑर्बिटल में जैसे इंक्रीज करते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ कटायन इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम+2 टू Mn+2, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत मतलब बेसिक्स को टच किया है यहाँ पे इसने, ठीक है। तो बेसिकली ये समझो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इवन मेंस में भी इस चीज से पूछे जा सकता है। अब बेसिकली इससे ये तुम्हारा क्वेश्चन क्या बनेगा कि स्कैंडियम 2+ बनता है कि नहीं, ठीक है। जैसा कि तुम जानते हो कि बस यही एक एलिमेंट है जो HCO के फॉर्म को नहीं बनाता, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 8.4 पे चलते हैं। 8.4 क्वेश्चन बोला कि टू टू व्हाट एक्सटेंट will electronic configuration decide the stability of oxidation state in the first series of the transition element? Illustrate your answer with example. In the first series of the transition element, देखो जब पहली सीरीज होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की, जो ऑक्सीजन स्टेट है ना वो हमेशा चाहते हैं कि वो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल को बनाए, क्योंकि कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं काफी रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, ठीक है। रिलेटिवली काफी स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है Z = 25, जो MnM has electronic configuration argon 3s d5 4s2. It show oxidation shift from +2 to +1, but Mn2 is the most stable because of the half filled configuration, ठीक है। तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है argon 3d5। सिमिलरली scandium 3+ is the most stable than Sc+ and Fe3+, ठीक है। मतलब स्कैंडियम 3+ का जो स्टेट होता है वो स्कैंडियम 2+ से काफी ज्यादा स्टेबल होता है। सिमिलरली Fe3+ इज मोर स्टेबल देन Fe2+, ठीक है, क्योंकि हाफ फील्ड है, ये नो फील्ड है, ठीक है। ये नो फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। नो फील्ड मतलब क्या होता है कि तुम्हारा तो जो ऑर्बिटल है उससे कुछ फिल नहीं हुआ, बट जो पहले ऑर्बिटल है वो फुल फील्ड होंगे, ठीक है, वो फुल फील्ड होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझने के लिए, ठीक है। कुछ ना होना भी एक कला है, ठीक है? तो अगर तुम्हें बारिश की आवाज आ रही है तो यहाँ पे बारिश हो रही है, तो इसको इग्नोर करना, ठीक है। 8.5, what may be the stable oxidation state of the transition element with the following d electron with following electron configuration in the ground state of their atom, ठीक है। 3d3 3d5 3d8 3d4, बेसिकली ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3D के नंबर्स दिए हुए हैं। अब तुमको बताना है कि एलिमेंट कौन से होंगे, ठीक है। 3d3 और 4s2 मतलब ये +5 होगी, तो ये अपना क्या होगा, ये अपना होगा वैनेडियम, ठीक है। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो सबसे स्टेबल होगी वो होगी +5, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट का 3d5 है, ठीक है। तो 3d5 4s2 करता होगा, तो +2 और +7 उसका सबसे स्टेबल होगा। सिमिलरली 3d5 4s1 एक कॉन्फ़िगरेशन आ सकता है इस केस में, तो उसमें हम लोग का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6, ठीक है। तो ये तो पहले वाला मैंगनीज है और सेकेंड वाला आयरन का नहीं सॉरी क्रोमियम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो क्रोमियम का तो +1 भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और 3d8 4s2, तो यहाँ पे तो तुम सिंपली तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो 4s2
या फिर +2 या +5 यहाँ पे सबसे ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, ठीक है, जो कि स्टेबिलिटी मैक्स पहुंचा सके। तो जैसा कि तुम जानते हो कि D8 के आगे थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो +5 इज नॉट कंसिडरेबल, ठीक है। 3D4 4S2, तो यहाँ पे तुम्हारा 3D4 4S2 के अलावा तुम्हारे यहाँ पे आ सकता है 3D5 4S1, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा दो वो बंदा है, एक तो तुम्हारा +1 +6, ठीक है, और +3। तो यहाँ पे तुम्हारे 3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये भी फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया अपना। हाँ, चलेंगे सिक्स क्वेश्चन की ओर। सिक्स क्वेश्चन बोल रहा है कि नेम द ऑक्सो मेटल एनायन or the first series of transition element in which the metal exhibits the oxidation state equal to the its group number, ठीक है, ग्रुप नंबर के बराबर, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्रोमियम क्रोमियम हमारा कितना देता है, क्रोमियम हमारा +6 देता है, और क्रोमियम का ग्रुप नंबर भी कितना है, 6। Mn कितना देता है, Mn अपना देता है +7, अपना ग्रुप नंबर क्या है, 7, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट है जो कि हमारे इस चीज को फॉलो करते हैं बेसिकली। मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि कंसेप्चुअली निकालो, ये बैठो वो करो। तुम्हारे को जितनी मतलब क्वेश्चंस बनाओगे ना, उतना आइडिया पता चलेगा। द नंबर ऑफ क्वेश्चन यू सॉल्व, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व काफी वो होते हैं डिपेंडेंट देन हैविंग नॉलेज। सिर्फ नॉलेज से केमिस्ट्री में कुछ नहीं होगा। नॉलेज इज जस्ट अ फेक थिंग कि आप बोल सकते हो कि मैं सब जानता हूँ, आप कुछ नहीं जानते हो, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज केमिस्ट्री की यही है कि तुम केमिस्ट्री में खुद को कंसिडर करो कि तुम अज्ञान हो, ठीक है। तुम जब तक खुद को अज्ञान नहीं समझोगे ना, तुमको वापस से चीजों चीजों को पढ़ने का मन नहीं करेगा। क्या होता है कि मोस्टली बच्चे सोचते हैं कि केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक कि एक बार पढ़ लिया हो गया, याद हो गया। इतना आसान अगर केमिस्ट्री होता ना, तो सबको केमिस्ट्री में नंबर आते हैं। एंड एंड में सोचोगे कि मतलब मेरे से केमिस्ट्री हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा। ये इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इसमें केमिस्ट्री में लोग ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है, रिवाइज नहीं करते, और क्वेश्चंस सॉल्व करने को प्रायोरिटी नहीं देते, ठीक है। तो ये तीन चीज अगर तुम कर लोगे ना, इस चीज को ओवरकम कर लो, इन तीनों चीजों को ओवरकम, ठीक है, तुम्हारे मेंस में मैं गारंटी कर सकता हूँ 70 या 75+ मार्क्स आ रहे हैं। एडवांस में तुम्हारे 40+ मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है, अगर तुम इस चीज को कंसिडर करके चलो तो, ठीक है। भी मैं गारंटी कर सकता हूँ, ठीक है। तो नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट, सॉल्व द क्वेश्चन और रिवाइज ऑलवेज। जो चीजें पढ़ ली उसको वापस पढ़ते रहो, वापस पढ़ते रहो। इतना पढ़ो कि तुमको पेज में याद हो जाए कि इस पेज में मैंने ये चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। और तुम क्वेश्चन सॉल्व करो और तुमको नई नई चीजें पता चलते रहेंगी, ठीक है। तुमको हर चीजों को बनाने का एक मतलब वेरिएबल मेथड रहता है, ठीक है। तुम हो सकता है एक अप्रोच लो कोई चीज को इजीली सॉल्व करने का, सेकंड अप्रोच हो उसका, थर्ड अप्रोच हो उसकी, फिफ्थ अप्रोच भी हो सकती है, ठीक है। उस चीज को समझो, उस चीज को ग्रास्प करो, ठीक है। वो होगा तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्विंग का प्रैक्टिस। तो अब हमारे 8.7, तो 8.7 है कि व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसा कि तुम जानते हो कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। इन द लैंथेनॉइड्स द इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग फिल्ड विद F सबशेल, 4F सबशेल। On moving from left to the right, the nuclear charges increases, and the increase in is expected to be compensated by the increase in the magnitude of shielding effect by the 4F electrons, ठीक है। तो जैसे कि तुम जानते हो कि लेंथेनॉइड्स, ठीक है, उसमें 4F इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट, ये सब तुम जान लो, ठीक है। अब मतलब मतलब समझो कि एक लेंथेनॉइड्स है ना, तो लेंथेनॉइड को मैं अगर बेसिकली बताऊं इस वर्ड में, तो लेंथेनॉइड्स, ठीक है, 4F सबशेल पीपल्स, इसके लोग 4F सबशेल के होते हैं, ठीक है। और फिर उसका 4F है, तो 4F क्या करता है, पुअर शील्डिंग करता है, पुअर शील्डिंग करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, साइज बढ़ती नहीं है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, और बढ़ती नहीं है तो ऑलमोस्ट
इक्विवेलेंट टू पीरियड, ठीक है। तो ये एक चीज है जो कि बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीज तुम समझ रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ रहे हो तो भी अच्छा है। क्यों? बैठ लो, ठीक है। तो बेसिकली यही तुम समझ लो कि अगर तुमको ये चीजें समझ में आती हैं, मतलब सिस्टमैटिकली याद कर लेते हो तो बढ़िया है, नहीं कर पा रहे हो तो रट लो, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री में रटना भी एक कला है। अगर रट लेते हो तो क्या होता है कि रटने आता तो बना लोगे, नहीं आता तो कंसेप्चुअली सॉल्व कर लोगे, और दोनों नहीं आती तो नहीं बन रहा, ठीक है। तो ट्राई करो कि या तो रट लो या तो बना लो, ठीक है। मतलब सिस्टमेटिकली बनाओगे, सिस्टमेटिकली बनाने का ज्यादा फायदा है, बट समटाइम्स रटना भी इम्पोर्टेंट होता है। हर चीज को तुम याद मतलब वो सिस्टमेटिकली बनाओगे तो केमिस्ट्री में टाइम ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो ट्राई किया करो कि चीजों को अलग तरीके से सॉल्व करो, हर चीज का अलग होता है। तुम मतलब एक बेसिक बताओ तो जैसे ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में तुमको 60% रटना है और 40% बना। फिजिकल केमिस्ट्री में 80% बनाना है और 20% रटना है। मजाक से हटके 20% रटना पड़ता है उसमें भी, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में 80% रटना है और 20% समझना है, ठीक है। तो तुम्हारे समझने की चीज 20% ही है, ठीक है। तो सोचो पूरे केमिस्ट्री में तुमको 20% समझना है, और इसमें तुम समझ ऑर्गेनिक में भी मेरे को समझना ही है। ये समझना तो इनके में है, तो पर ये प्रोसेस में आ जाएगी, ठीक है। और इसको तुमको अलग से समझने के बाद इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट ऐसा है ना कि तुमको ये अकेले एडवांस पार करवा सकता है केमिस्ट्री में। अगर तुम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के भरोसे जा रहे हो तो ये जो मैं मेरी बता रहा हूँ, मैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के भरोसे गया था, वो मेरे 53 मार्क्स थे केमिस्ट्री में, ठीक है। फिजिकल में से एक बनी भी नहीं थी, ऊपर से उसमें मैंने माइनस करवा के लाया, ठीक है। तो बेसिकली यही बोल रहा हूँ कि जो चीजें नहीं हो पाती वो मत किया करो, ठीक है। मेंस मेंस में तो इजी सवाल आते हैं, मेंस का तो टेंशन ही नहीं है, मेंस तो तुम्हारा इजिली हो जाएगा, ठीक है। तो consequently द एटॉमिक यहाँ पे हमारे consequently द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट एंड दिस इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब हमारे को पूछा है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है हमारे, तो कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या होता है, मतलब हमारे उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का हमारे पीरियोडिक टेबल में क्या फर्क पड़ता है, क्या उससे डिफरेंस आती है। तो पहली जो होती है वो होती है सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। तो ऑल लेंथेनॉइड्स हैव क्वाइट सिमिलर प्रॉपर्टीज। जैसा कि हमने चैप्टर पढ़ने टाइम बात की थी कि जो लैंथेनॉइड्स होते हैं उसकी उनकी काफी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस रीजन दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट, मतलब उनको सेपरेट करने में थोड़ी मुश्किलें होती। वेरिएशन इन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, क्योंकि लैंथेनॉइड मेटल्स होते हैं और साइज ऑफ आयंस जो होता है ना वो डिक्रीज करते रहते हैं। देखो होता है वो जो बेसिक कैरेक्टर है वो कोवेलेंट कैरेक्टर बनने के कारण घटते हैं, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर इज जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द नेचर, ठीक है। तो जो द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड जो होता है वो डिक्रीजेस फ्रॉम LOH3 टू LuOH3, ठीक है। लैंथेनॉइड से ड्यूरेशन ड्यूटेनियम तक वो डिक्रीज करती है, ठीक है। सी अपना सिमिलैरिटी इन एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप, the difference of value of atomic radiator of Y and L is quite large as compared to difference in the value of zirconium and hafnium, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वैसे मैंने बताया कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो ऊपर वाली सीरीज होती है उससे काफी ज्यादा उनकी साइज मैच करती है। तो दिस इज अ मतलब डिफेक्ट ऑफ लॉ जो ये क्या बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। डी जो हम लोग का वेरिएशन होता है ना, वेरिएशन इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल due to lengthened contraction. There is a small but steady increase in the standard electric potential for the reduction process. तो हम जैसा कि जानते हैं कि lengthenoids are very good reducing agent, तो वो हमारे यहाँ पे काम की चीज है, ठीक है। फोर्थ अपना मतलब फिफ्थ पॉइंट है कि वेरिएशन फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हार्डनेस, ठीक है।
तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टी है जो हमारी अराइज होती है ड्यू टू लेंथ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। 8 पे आते हैं। तो 8 क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब हमारे से पूछा जा रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, वो होते क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोले जाता है उन्हें, ठीक है। विच आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स मे नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। मैंने ये चीज चैप्टर के स्टार्टिंग में बताई थी, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनका बेसिक डेफिनेशन ये होता है कि जो उनका जो डी क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है, उनका जो डी सबशेल होता है, या तो वो पूरा भरा मतलब या तो वो, हाँ मतलब डी सबशेल में ना तो फिर वो 0 एलिमेंट्स हो और ना ही 10 एलिमेंट्स हो टोटल, या तो नो फिल्टर है या तो हाफ फिल्टर है, और मतलब इन एनी, मतलब या तो नॉर्मल स्टेट में या फिर आयनिक स्टेट में, ठीक है। तो ये कितना कंडीशन था, एक्चुअली वो फुलफिल्ड का ही है एक्चुअली, जीरो नहीं होना, जीरो, जीरो तो पूरा भरा नहीं होना चाहिए। तो देखो पहला अपना कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1, d 1 से 10, ns 1 से 2, ठीक है। तो ये अपना ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटालिक कैरेक्टर होता है विद एक्सेप्शन ऑफ Z एंड CD एनर्जी एज दे हैव टिपिकली मेटालिक स्ट्रक्चर, ठीक है। Atomic and size ions of the same charge is given in a series show progressive decrease in the radius with increasing atomic number. एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ मतलब क्या बोलते हैं, आयन चार्ज का डिक्रीज दिखाते हैं, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 से +7 के बीच में। पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है चार्ज के साथ, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस होता है इनके साथ, और फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, क्योंकि दे हैव स्मॉल सेल्स ऑफ वेरी हाई डेंसिटी, ठीक है, हाई चार्ज डेंसिटी होती है, ठीक है। और फिर वो मेटालिक कैरेक्टर प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सॉरी, दे प्रोसेस कैटालिटिक है यहाँ पे, कैटालिटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू द एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। और 11th है एलॉय फॉर्मेशन। दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू द इनकम्प्लीटली filled d orbitals in the ground state or any stable oxidation state and they are placed between s and the p block, ठीक है। तो ये अपना ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज हो गई। अब एलिमेंट्स Zn Cd and Hg have fully filled d orbitals in the ground state, hence मतलब ग्राउंड स्टेट और आयनिक स्टेट दोनों में, and they are not regarded as transition elements, ठीक है। तो ये अपनी इंपॉर्टेंट इन्फो हो गई यहाँ पर, मतलब हमने इस पे कितने बार ही डिस्कस किया होगा, ठीक है। 8.9 है, व्हाट आर द वे, व्हाट वे आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ट्रांजिशन एलिमेंट होता है वो हमारे n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2 रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होगा अपना, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट का होता है ns 1 से 2 और ns2 np 1 से 6, ठीक है। उसके अलावा उस पर कितने भी डी एफ हो वो मैटर नहीं करता, हमारा जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बाहर के एलिमेंट्स का वो ऐसा होता है, ठीक है। फॉर कंपैरिजन इट इज क्वाइट एविडेंट दैट द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल while the non-transition element have no d orbital present in their valence shell. This is possible for a difference in the characteristics of element belonging to this classes of element, ठीक है। तो ये तुम्हारा मतलब मेन डिफरेंस होता है तुम्हारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट ऑक्सीडेशन एक्सिटेड बाय लैंथेनॉइड। तो हमने देखा चैप्टर में पढ़ा कि हमारा जो लैंथेनॉइड है वो +2 +3 और +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। उसमें भी वो ज्यादा स्टेबल +4 ऑक्सीजन स्टेट में क्या बोलते हैं, सॉरी +3 ऑक्सीजन स्टेट में रहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फो है, ठीक है। तो ये याद कर लेना, ठीक है। अब हम आते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन बोल रहा है, एक्सप्लेन गिविंग द रीजंस फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड्स ऑफ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जैसे जानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक, दैट इज दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड
and this is due to the presence of unpaired electrons in the atom, ions or molecules. The paramagnetic character increases as the number of unpaired electron increases. ठीक है? The paramagnetic character is measured in the terms of magnetic moment and is given by mu equal to root n plus n into n plus 2, where n is the number of unpaired electron. ठीक है? तो ये तुम्हारा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकंड क्वेश्चन है कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई. ठीक है. तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द d orbital of their atom, they have stronger interatomic interactions and hence stronger metallic bonding between them atoms, resulting in the higher enthalpies of atomization. ठीक है. तो ये तुम्हारा एक हो गया. ठीक है. थर्ड है ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स. ठीक है. तो फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड बोथ इन सॉलिड एंड सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वा स्टेट. ठीक है. दोनों में एक कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं. इट इज अ वेरी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल. दिस इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ सम रेडिएशन ऑफ विजिबल लाइट टू कॉज डीडी ट्रांजिशन एलिमेंट. तो डीडी तुम्हारे जैसे पता है कि टी टू जी और ई टू जी होता है. तो टी टू जी से ईजी या ईजी से टी टू जी जाने में हमारा वो क्या होता है, ट्रांजिशन होने में तुम्हारी कुछ एनर्जी निकलती है. और ये एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब कर सकते हैं या फिर वो रिलीज करते हैं हमारी इस फिनोमिना में. और जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज के कारण ना हमारा जो व्हाइट लाइट एब्जॉर्ब जो होता है वो डिफरेंट कलर्स में शोन अप होता है. तो तुम कभी कभी देखे होगे कि तुम्हारा कॉपर का अलग कलर आ रहा है, आयरन का अलग कलर आ रहा है. तो इसी में हमारा एक्सेप्शन भी आता है Zn2+ Ti4+ सॉल्ट्स का. ठीक है. ये हमेशा व्हाइट रहता है बिकॉज दे डोंट एब्जॉर्ब एनी रेडिएशन इन फिजिबल रंग. फोर्थ हमारा आता है कैटालिटिक प्रोसेस. तो कैटालिटिक प्रोसेस में क्या होता है कि हमें पूछा जा रहा है कि कैटालिटिक प्रोसेस में तब क्यों काम आते हैं ट्रांजिशन. तो मैनी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट हम जैसे जानते हैं कि आर फाउंड इन द वेरियस कैटालिटिक रिएक्शन. पहले तुम्हारा है कि फाइनली डिवाइडेड आयरन यूज होता है तुम्हारा इन द मैन्युफैक्चर ऑफ NH3 बाय हेबर प्रोसेस में. V2O5 तुम्हारा यूज होता है या प्लेटिनम यूज होता है इन मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस. तो ये कैटालिटिक एबिलिटी क्यों है कि तुम्हारा जो डी ऑर्बिटल है ना वो काफी ज्यादा एक्टिव है. ठीक है. वो सराउंडिंग के साथ काफी ज्यादा एक्टिव है, काफी ज्यादा रिएक्ट करता है क्योंकि वो प्रीवियस होगा. ठीक है. तो इस कारण से वो काफी ज्यादा वो क्या बोलते हैं रिएक्शन को स्पीड अप बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस. तो वो चीज होती है इसमें. तो जैसे यहाँ पे लिखा कि दो रीजन क्या है. पहला रीजन है एबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन पास टू पास इलेक्ट्रॉन इजली फ्रॉम वन ऑक्सीडेशन स्टेट टू अनदर and thus providing a new part to reaction with lower activation energy. ठीक है. Second, तुम्हारा the surface of transition metal act as a very good absorbent and thus provide increases concentration of reactants on the surface cause the reaction to occur. ठीक है. तो ये तुम्हारा एक फंडामेंटल हो गया. ट्वेल्थ क्वेश्चन है. ट्वेल्थ क्वेश्चन बोला व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, व्हाई आर सच कंपाउंड वेल नोन फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो जैसे तुम जानते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को क्या होता है कि द ट्रांजिशन मेटल फ्रॉम लार्ज नंबर्स ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड. जो interstitial compound है the ability to add to trap small elements like Hg मतलब Sg and B etc in their crystal lattice and even make weak bonds with them. ठीक है. अभी जो फॉर्मेशन होता है ना, फॉर्मेशन इंटरस्टिशियल कंपाउंड वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि वो मेलेबिलिटी और डक्टिबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स बढ़ा देता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ तो इंक्रीज कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल तुम देख सकते हो स्टील एंड कास्ट आयरन आर हार्ड इन कंपेयर टू रॉट आयरन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रैप्ड कार्बन एटम इनसाइड द इंटरस्टिशियल स्पेसेस. 13 क्वेश्चन पे आते हैं. 13 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं. हाउ इज द वेरिएबिलिटी और इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल्स, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल. तो जैसे कि तुम जानते हो कि ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ n-1 d इलेक्ट्रॉन्स इन द एडिशन टू n-s इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है. Therefore, they exhibit a large number of variable oxidation state. ठीक है. On the other hand, non-transition metal does not generally belong to S block and they don't show variable oxidation state because by the loss of valence electrons, S electrons, they acquire configuration to the nearest noble gas element. ठीक है. और भाई तुम्हारा जो P block होता है, P block में lower oxidation states are favored by the heavier member due to inert paired electrons effect. The opposite is true in the group of D blocks. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 6 ऑफ मोबिलिडियम एंड वोल्फेनियम found to be more stable than chromium 6. ठीक है. The chromium 6 is a form of dichromate in the acidic medium, is a strong oxidizing agent where mobidium and wolframium oxide is
आर नो नॉट क्या बोलते हैं गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट एंड आर स्टेबल, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन पे आता है। 14 क्वेश्चन है तुम्हारा, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम आयरन क्रोमेट को, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो जैसा कि तुम जानते हो कि मैंने जब चैप्टर पढ़ाया तो चैप्टर के जो बेसिक्स क्या बोलते हैं, ये मैंने किए हुए हैं, ठीक है। मतलब ये इसमें बताया हुआ कि ये रिएक्शन कैसे फॉर्म होती है। तो तुम जैसे यहाँ पे 4 FeCr2 प्लस Na2CO होती है, ये तुम्हारा एक येलो कलर सॉल्यूशन बनाएगा और ये सॉल्यूशन से CO2 गैस निकलेगा। सिमिलरली ये जो सॉल्यूशन है येलो कलर वाला, तुम जानते हो कि इसमें अगर तुम इसको एसिडिफाई करोगे तो ये तुम्हारा ऑरेंज कलर का क्या बोलते हैं सॉल्यूशन देगा। और फिर वो ऑरेंज कलर सॉल्यूशन को अगर तुम क्या बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे और उसको क्या बोलते हैं उससे तुम उसके क्रिस्टल बना सकते हो, ठीक है। और तुम एक चीज जानते हो कि Na2Cr2O7 काफी ज्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में इन कंपेरिजन टू KCl। तो ये क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा और यहाँ जाके K2Cr2O7 लगेगा और NaCl बनेगा, कि NaCl भी काफी ज्यादा सॉल्युबल होता है वाटर, ठीक है। और जब ये सब हो गया तो हमारा जो ऑरेंज क्रिस्टल होगा ना वो क्रिस्टलाइज आउट होगा। और क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, इफ द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डाइक्रोमेट इज इंक्रीज इट कन्वर्ट टू येलो पोटेशियम क्रोमेट। ऐसे तो ये स्टार्टिंग में ऑरेंज रहेगा, बट फिर उसके बाद में ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रीन हो जाएगा, ये ऑरेंज होगा, ठीक है। 15th क्वेश्चन है पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड राइट द आयनिक सॉल्यूशन विथ आयरन आयोडाइड आयरन सेकंड सॉल्यूशन विथ आयरन टू सॉल्यूशन H2S। सिंपल सी बात है, आयोडाइड को हमने ये रिएक्शन पढ़ा कि ये पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। आयरन टू सॉल्यूशन में तुम्हारा ये Fe2+ दिया हुआ है तो ये तुम्हारा Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा। H2 में तुम्हारा सल्फर है तो वो तुम्हारा H2 सल्फाइड है तो तुम्हारा वो सल्फर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। 16 है तुम्हारा, फिर वही सेम है, पोटेशियम फर्स्ट आयरन के साथ आयंस के साथ आयरन टू आयंस का सेकंड SO2 का थर्ड ऑक्सैलिक एसिड के साथ। तो हमने जो पढ़ा कि इसमें क्या करेगा, इसमें तो Fe2+ से Fe3+ कर देगा, Fe2+ से Fe3+ कर देगा, ठीक है। Fe3+ हो गया। सिमिलरली यहाँ पे तुम्हारा सल्फर ऑक्साइड है, तुम वो तो ये इसको ऑक्साइड करेगी तो ये इसको सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ऑक्सैलिक एसिड में तुम्हारा ये क्या होता है ना, ऑक्सैलिक एसिड में तुम अगर KMnO4 के साथ कर रहे हो तो तुम्हारा ये क्या होता है CO2 में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। 17 क्वेश्चन पे आते हैं। 17 क्वेश्चन में M2 से M और M3 से M2 एक सिस्टम दिया है विद E0 वैल्यूज ऑफ सम मेटल आर नोन एज फॉलोज, ठीक है। विद ईज मतलब पहला तो क्वेश्चन तुम्हारा ये था, द स्टेबिलिटी ऑफ इथिक्स एंड in acid solution as compared to Cr3+ और Mn3+, ठीक है। तो इस केस में तुम्हारा तो क्या हो कि तुम्हारा जो Cr3+ Cr2+ है ना, वो सबसे निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है इधर गिवन, एंड Cr3+ कांट बी रिड्यूस टू Cr2+, ठीक है। वैल तुम अगर Mn3+ का देख रहे हो तो उसका लार्ज रिडक्शन पोटेंशियल है 0. क्या बोलते हैं 1.5 वोल्ट के आसपास। इस Mn3 can be easily reduced to Mn2+, और Fe3 से Fe2+ का स्मॉल रिडक्शन पोटेंशियल है, hence Fe3+ is more stable than Mn3+ but less stable than Cr3+। तो ये तुम्हारा एक बेसिक हो गया। और ये फिर बोला कि नॉट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडाइज ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो फिर Mn सबसे ऊपर चला जाएगा, फिर Cr फिर Fe, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो वो C0 की वैल्यू देखनी है और आंसर देना है, ठीक है। 18 क्वेश्चन है कि प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड इन द एक्वा सॉल्यूशन। तो तुम्हारे पास टाइटेनियम वैनेडियम कॉपर स्कैंडियम मैंगनीज, तो तुम वही देखो कि ओनली आयंस विच विल बी कलर्ड विल हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। आयंस इज आयदर एम्प्टी और कंप्लीटली filled orbitals are colorless. Keeping in this view, the colored ions among the list are ये टाइटेनियम होगा, वैनेडियम होगा, कॉपर नहीं होगा, ठीक है। Cu+ नहीं होगा, स्कैंडियम 3+ नहीं होगा, ठीक है, स्कैंडियम नहीं होगा। मैंगनीज 2+ होगा, Fe3+ होगा, कोबाल्ट 2+ होगा। 19th और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिस्टर। तो जो जनरली है जो स्टेबल क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फर्स्ट ट्रांजिस्टर इज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट ड्यू टू द इंक्रीज इन सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड आयनेशन एनर्जी। However, Mn2+ is the most stable due to the half filled d orbital.
ठीक है, एज जेड टू प्लस इज मोर स्टेबल ड्यू टू द कम्युनिटी फिर डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि जो प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट है ना, वो फर्स्ट सीरीज में क्या होता है, वो लेफ्ट टू राइट घटता है ड्यू टू द मतलब फर्स्ट और सेकंड एनर्जी एनर्जी को अगर ऐड करके देखो। ये चीज तुमको बुक में मतलब चैप्टर के में दी हुई है, तो तुम उधर से भी पढ़ सकते हो, काफी इजी क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल है, ज्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा। हाउएवर Mn2 प्लस है मोस्ट स्टेबल ड्यू टू द हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। यहीं पे ये बता रहा है कि Mn2 प्लस ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसमें हाफ फिल्ड होता है, और Zn2 प्लस है मोस्ट स्टेबल कंप्लीटली ड्यू टू द फुल फिल्ड डिऑर्बिटल। तो तुम्हारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो आई विल बी एंडिंग माई सेशन हियर। ठीक है, hope we will have a nice session later, where we will end this chapter. Okay, thank you for watching.